सार्थकता परीक्षण के इस दूसरे पार्ट में लार्ज सैंपल का किस प्रकार से सार्थकता का परीक्षण किया जाता है इसको यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में पिछले लेक्चर में आपने लार्ज सैंपल का टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस देखते समय गुणात्मक समंकों के साथ साथ मात्रात्मक समंक, जिन्हें क्वांटिटेटिव सैंपल्स कहा जाता है, उन समंकों का किस प्रकार से सार्थकता का परीक्षण किया जाता है इसको हमने देखना प्रारंभ किया था। उसी के दूसरे भाग में हम अब आगे का विश्लेषण आपको बतलाते हैं। यहाँ पर अध्ययन करते समय केवल इन सूत्रों को ध्यान में रखिए। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन आगे चल कर के हम करेंगे। तो अन्य प्रतिदर्शजों की जो प्रमाप त्रुटि होती है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ अदर एस्टिमेट्स स्टैटिस्टिक, उसका जब हम गणना करते हैं तो उनके कुछ सूत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। इन सूत्रों को आपको केवल ध्यान में रखना है और इन्हें केवल आप इस प्रकार से अपने दिमाग में बात को क्लियर हो जाए, इस उद्देश्य से इस सूत्र को समझिए। जब मध्यका का प्रमाप त्रुटि निकाला जाता है तो ऐसी स्थिति में इसे सिग्मा एम के द्वारा दर्शाते हैं। इसका सूत्र है 1.25331 सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल एन। दूसरा, यदि माध्य विचलन के बारे में प्रमाप त्रुटि ज्ञात करनी हो तो इसका सूत्र 0.602 सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल एन। इसी प्रकार से प्रमाप विचलन का प्रमाप त्रुटि, सहसंबंध गुणांक की प्रमाप त्रुटि या प्रतीप गमन गुणांक की प्रमाप त्रुटि ज्ञात की जाती है। यहाँ पर जो नोटेशंस दिए हुए हैं, जैसे सिग्मा ये प्रमाप विचलन को बतलाता है, आर सहसंबंध गुणांक को बताता है, बी एक्स वाई ये एक्स का वाई पर प्रतीप गमन बतलाता है, बी वाई एक्स वाई का एक्स पर प्रतीप गमन बतलाता है। तो इस प्रकार से प्रमाप त्रुटियों के सूत्रों को यहाँ पर आपको स्मरण रखने के दृष्टिकोण से आपके नॉलेज में वृद्धि हो जाए, इसलिए बताया गया है। अब इस दूसरे पार्ट में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जिसको कि हम आगे चल कर के उदाहरणों की सहायता से, चित्रों की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि कई बार न्यादर्श दो होते हैं और उन दोनों न्यादर्शों के माध्यों के बीच के अंतर को हमारे को प्रमाप त्रुटि या प्रमाप विभ्रम निकालना पड़ता है। तो दो माध्यों के बीच में जो अंतर है, इसके सार्थकता परीक्षण को किस प्रकार से किया जाए, यह प्रश्न आता है। और ऐसा क्यों करते हैं? यदि मान लीजिए स्टूडेंट का दो वर्ग है, एक वर्ग इसे बिना किसी भी प्रकार के अतिरिक्त प्रोटीन सप्लीमेंट के सामान्य भोजन प्रदान किया जाता है और उनकी BMI बॉडी मास इंडेक्स को ज्ञात किया जाता है, और एक और सैंपल इकट्ठा किया जाता है जिसमें उतने ही दूसरे छात्रों को, जिन्हें सामान्य भोजन के साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट दिया जा रहा है, उनका बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। मान लो इस प्रकार से हमारे सामने में
दो अलग अलग कक्षा के वर्ग हैं, यानी दो डिफरेंट टाइप के सैंपल्स हैं। तो इनके बीएमआई का यदि माध्य अपन लोग निकालें तो पहला प्रोटीन सप्लीमेंट वाले ग्रुप का बीएमआई निकलेगा समांतर माध्य, और दूसरा जिनने प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लिया है ऐसे छात्रों का बीएमआई का माध्य निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों जो हमारे सैंपल हुए, इन दोनों सैंपलों का अलग अलग समांतर माध्य निकल करके आया। अब इन दोनों माध्यों के बीच में कोई अंतर है कि नहीं, और यदि ये अंतर है तो क्या ये अंतर सार्थक है अथवा नहीं, इसको जानने के लिए हम प्रमाप विभ्रम या प्रमाप त्रुटि का प्रयोग करेंगे। तो सार्थकता परीक्षण करने के लिए हम जब दो न्यायादर्श माध्यों के बीच अंतर का स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हमारे पास में ये समस्या आती है कि दोनों न्यायादर्शों या सैंपल से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं और जो उसके बाद में निर्णय करना होता है कि ये जो निष्कर्ष हैं ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, यानी इसमें अर्थपूर्णता है कि नहीं है, या दोनों न्यायादर्श एक ही समग्र से या यूनिवर्स से ले लिए गए हैं। तो इसके लिए क्या क्रिया अपनाई जाए, तो इसके लिए दोनों माध्यों का अलग अलग स्टैंडर्ड एरर या प्रमाप त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद में दूसरी कार्रवाई जो करते हैं कि दोनों के बीच के अंतर को ज्ञात कर लेते हैं। अंतर को ज्ञात कर लेने के बाद में जो कार्रवाई की जाती है वो दो भागों में डिवाइडेड रहती है कि यदि ये जो आपने दूसरे स्टेप में अंतर निकाला ये वास्तविक अंतर है ना, इस वास्तविक अंतर की जब माप आप कर लेंगे तो ये जो भी मूल्य इसका आएगा वो यदि आपकी प्रमाप त्रुटि के 3 गुना से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में यह अंतर सार्थक है और ये महत्वपूर्ण है, ऐसा हम स्टैटिस्टिकली मानते हैं, यानी सांख्यिकी दृष्टि से यह अंतर सार्थक है, यह माना जाएगा। अब आपने जो अंतर निकाला है, यदि ये अंतर वास्तविक अंतर जो है वो हमारी प्रमाप त्रुटि के 3 गुने से कम है तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि ये अंतर सार्थक नहीं है और ये किसी दैवीय कारणों से हो गया है, इसका घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसे छोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से जब दो न्यायादर्शों के बीच में अंतर का सार्थकता परीक्षण करना होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दोनों माध्यों के बीच के अंतर की प्रमाप त्रुटि की गणना करना हो तो हमारे पास में जो सैंपल मौजूद है और यूनिवर्स की भी यदि कोई जानकारी मालूम है तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास में यूनिवर्स का प्रमाप विचलन ज्ञात होता है तो अलग तरीके से सार्थकता परीक्षण किया जाता है, और यदि यूनिवर्स का प्रमाप विचलन हमको ज्ञात नहीं होता तो अलग तरीके से प्रमाप विचलन की गणना की जाती है। तो पहले देखते हैं कि जब ऐसे हमारे पास में समग्र या यूनिवर्स का प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात है तो किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, इसको देखिए। अब अगली स्थिति में आप देखेंगे कि जब समग्र का प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात होता है तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सूत्र इसका है स्टैंडर्ड एरर x1 बार माइनस x2 बार। यहाँ पर x1 जो हमने बार लिया है वो पहले सैंपल का माध्य है, माइनस x2 बार ये जो आपका है दूसरे सैंपल का समांतर माध्य है। तो दोनों सैंपलों के बीच के समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि SE x1 बार माइनस x2 बार, ये बराबर होता है सिग्मा p मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस 1
डिवाइडेड बाई n2। यहाँ पर मैंने आपको बतलाया कि डेल्टा पी या सिग्मा पी, ये जो सिग्मा पी है ये समग्र का प्रमाप विचलन है जो उदाहरण में आपको दिया हुआ होगा। जब हम कोई सवाल बनाएंगे, प्रश्न हल करेंगे, तो ऐसी स्थिति में समग्र का प्रमाप विचलन, यूनिवर्स का प्रमाप विचलन आपको दिया हुआ होगा। इसको कहते हैं सिग्मा पी। n1 है वो पहले सैंपल का साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल है, n2 जो है वो साइज़ ऑफ सेकंड सैंपल है, और इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब एक उदाहरण देखो, कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन को लीजिए और इस सूत्र को नोट कर लीजिए। और सूत्र को नोट करने के बाद में इस उदाहरण को जब तक मैं आपके सामने में पढ़ता हूँ, देखिए कि मान लो दो न्यादर्श जिनके परिणाम नीचे लिखे हुए हैं। पहला न्यादर्श, प्रथम न्यादर्श n1 बराबर 100 है, मतलब उसका जो न्यादर्श का आकार है वो 100 है। उसका प्रमाप विचलन जो है उसका जो समांतर माध्य है वो 200 है। दूसरा सैंपल हमने लिया n2, इस सैंपल का आकार, कुल इकाइयों की संख्या 150 है, और इसका जो समांतर माध्य x2 बार है वो 220 है। पहले का x1 बार 200, दूसरे का x2 बार 220। समग्र का जो प्रमाप विचलन है जिसको सिग्मा पी कहते हैं वो यहाँ पर 11 दिया हुआ है आपको। तो ऐसी स्थिति में ज्ञात करो कि दोनों न्यादर्शों के माध्यों के बीच में अंतर सार्थक है या नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर के सूत्र को उतार लेंगे। SE x1 बार माइनस x2 बार बराबर सिग्मा पी अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n2। तो इस सूत्र को उतार लेंगे। उतारने के बाद अब हम मान भरते हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि जो सिग्मा पी है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सिग्मा पी आपको दिया है, देखिए यहाँ पर सिग्मा पी आपको दिया है, देखिएगा देखिए, हाँ, समग्र का प्रमाप विचलन ये 11 आपको दिया हुआ है ना। तो ये 11 का स्क्वायर कोष्टक में लिखेंगे 1/100, क्योंकि n1 है 100, प्लस 1/150, n2 है 150, ठीक है। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.42। तो जो स्टैंडर्ड एरर है दोनों माध्यों के बीच का वो 1.42 आया। अब आपको चूँकि सार्थकता का परीक्षण करना है, इसके लिए आप क्या करिए कि दोनों माध्यों के बीच के अंतर को आप घटाइए। तो दूसरे का माध्य 220 था, पहले का 200, तो 220 में से 200 घटाएंगे तो बचेगा 20। जो स्टैंडर्ड एरर आपने निकाला है वो है 1.42, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इसका 3 गुना भी कर देंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, परंतु जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा माध्यों के बीच का वास्तविक अंतर है वो 14 गुने से भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों माध्यों के बीच का अंतर सार्थक है, यह हमारा निष्कर्ष निकल कर के आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस सरल उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे कि जब हमारे को यूनिवर्स का प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डिवीएशन ज्ञात होगा तो किस प्रकार से सार्थकता का परीक्षण किया जाएगा, यानी प्रमाप त्रुटि की गणना किस प्रकार से की जाएगी। चलिए अब दूसरे प्रकार को देखते हैं जिसमें हमारे को यूनिवर्सल जो हमारा यूनिवर्स है कि पॉपुलेशन जितनी भी है उस पॉपुलेशन का प्रमाप विचलन ज्ञात नहीं होता। यदि हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन या यूनिवर्स का ज्ञात नहीं है तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से प्रमाप त्रुटि की गणना की जाएगी। देखिए सूत्र में थोड़ा परिवर्तन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, यानी दोनों माध्यों के बीच का अंतर का प्रमाप त्रुटि SE ये बराबर होती है अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर बटे n1
प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बटे n2। इसको पूरे को अंडर रूट निकालेंगे। आप जानते हैं कि सिग्मा 1 का मतलब है पहले सैंपल का प्रमाप विचलन, और सिग्मा 2 का मतलब होता है कि दूसरे सैंपल का प्रमाप विचलन। यहाँ पर आपको n1 और n2 तो पहले ही मालूम है कि n1 जो होता है वो साइज ऑफ सैंपल होता है, तो पहले सैंपल का आकार जो है वो स्मॉल n1 है, दूसरे सैंपल का आकार जो है स्मॉल n2 है। अब एक उदाहरण के ज़रिए मैं आपको इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए कि उदाहरण में यदि पहला न्यादर्श n1 बराबर 500 है और x1 बार मतलब इसका समांतर माध्य 120 है और इसका प्रमाप विचलन सिग्मा 1 बराबर 10 है। दूसरा सैंपल को यदि देखें तो दूसरे सैंपल में जो n2 है मतलब आकार जो है सैंपल का वो 1000 है। इसका जो समांतर माध्य x2 बार है वो 123 है और जो इसका प्रमाप विचलन है सिग्मा 2 ये 12 है। तो ऐसी स्थिति में क्या इन दोनों न्यादर्शों का अंतर सार्थक है? इस प्रश्न को अब यदि हमको हल करना है तो देखिए इसका हल किस प्रकार का है। पहले सूत्र को उतार लीजिए, स्टैंडर्ड एरर, चार कलम और कागज़ ले लीजिए और सूत्र को आप उतार लेंगे। सूत्र किस प्रकार का है? SE x1 बार माइनस x2 बार मतलब दोनों माध्यों के बीच के अंतर की प्रमाप त्रुटि जो है वो SE x1 बार माइनस x2 बार के रूप में डिनोट की गई है। ये बराबर है पूरे का वर्गमूल है, अंदर में जो मूल्य दिया हुआ है वो है सिग्मा 1 स्क्वायर बटे n1 प्लस सिग्मा 2 बटे n2। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है वो वर्ग लिखना दूसरे वाले में छूट गया है, उसको नोट कर लीजिएगा कि सिग्मा 2 स्क्वायर बटे n2। अब यहाँ पर मूल्यों को भरिए। आप देखेंगे कि सिग्मा 1 स्क्वायर इसका मूल्य है 10 का वर्ग। जो दूसरा आपका सैंपल है उसका यदि मान लीजिए आप प्रमाप विचलन देखेंगे तो ये 12 है, तो उसको लिखेंगे 12 का वर्ग बटे n1 जो आपका है वो है 500, क्योंकि पहले सैंपल का साइज जो है n1 500 है, दूसरे का है n2 बराबर 1000। मूल्यों को भरा आपने और हल किया तो उत्तर आया 0.59। अब ये जो आपका 0.59 है ये आपकी प्रमाप त्रुटि निकल करके आ गई। अब दोनों माध्यों के बीच के अंतर को आप आपस में घटा लीजिए, तो 123 माइनस 120 घटाते हैं, उत्तर आता है 3। अब हम देखते हैं कि जो भी अंतर आया है उसको स्टैंडर्ड एरर से आप भाग दे दीजिए। 3 को यदि हम 0.59 से भाग देते हैं तो उत्तर आता है हमारा 5.08। तो ये जो मान हमारा है वो प्रमाप त्रुटि के 3 गुनी से ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों माध्यों के बीच में जो अंतर आया है वो अंतर सार्थक है ना, इसलिए परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाए। तो इस प्रकार से टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम निकालते हैं जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात होता है और जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात नहीं होता है। तो दोनों स्थितियों में एक उदाहरण के सरल से उदाहरण की सहायता से हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से हम माध्य का, जब दो प्रकार के माध्य हैं उन दोनों माध्यों के बीच में जो अंतर है उसका कैसे प्रमाप त्रुटि की गणना करेंगे। अब प्रमाप विचलन का सार्थकता परीक्षण, ये आपके कोर्स में एक और टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में कई वर्षों तक लगातार आता है। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो प्रमाप विचलन है यह प्रमाप विचलन किस प्रकार से हम गणना करेंगे। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए प्रमाप विचलन की जो प्रमाप त्रुटि है
जिसको सिग्मा सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है, उसका सूत्र है सिग्मा सिग्मा बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2n। यहाँ पर सिग्मा का मतलब प्रमाप विचलन है और n का मतलब है कि जो हमारा सैंपल है उस सैंपल का आकार कितना है या न्यादर्श का साइज या आकार कितना है। ठीक है, तो एक उदाहरण है, इसके ज़रिए देखेंगे कि किस प्रकार से प्रमाप विचलन का सार्थकता परीक्षण किया जाता है। तो उदाहरण देखिए कि एक सामान्य समग्र है जिसमें एक न्यादर्श में 400 इकाइयाँ हैं। इन 400 इकाइयों का जो प्रमाप विचलन है वो 10 है। तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड एरर की गणना किया जाए। यह सूत्र यदि मान लीजिए आप उतार लेते हैं तो इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो सिग्मा सिग्मा बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2n। सिग्मा का मान भरते हैं, 10 दिया हुआ है सवाल में, और जो साइज ऑफ सैंपल n है वो 400 दिया है। तो हल करते हैं तो 10/283 यानी 0.353 ये प्रमाप त्रुटि हमारे को निकल करके मिलती है। तो इस प्रमाप त्रुटि को जो आपने निकाला, तो अब ऐसी स्थिति में देखते हैं कि किस प्रकार से यह सार्थक है कि नहीं। तो दो आपने की जो प्रमाप त्रुटि है, इस प्रमाप त्रुटि का अध्ययन इस प्रकार से अपन लोगों ने किया। अब यदि दो सैंपल अलग अलग हैं हमारे पास, है ना, तो दो सैंपल जो अलग अलग हैं, इन दोनों सैंपलों के बीच में कोई अंतर है तो उसकी प्रमाप त्रुटियों की गणना किस प्रकार से की जाए, ये आपके कोर्स में है, इसलिए इसको आप देखिए गंभीरतापूर्वक। स्थितियाँ इस पे भी दो होती है। जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात होगा तो प्रमाप त्रुटि अलग प्रकार से गणना की जाएगी। जब समग्र का प्रमाप विचलन आपको ज्ञात नहीं होगा तो अलग प्रकार से गणना की जाएगी। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं कि जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात होता है तो क्या किया जाता है। तो सूत्र इसका है कि वही है कि प्रमाप विचलन में दोनों सैंपल के प्रमाप विचलनों का अंतर की प्रमाप त्रुटि होगी SE सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब इसका सूत्र है इसका बराबर पूरे का अंडर रूट सिग्मा p²/2 कोष्टक में 1 प्लस n1 प्लस 1/n2, इसका पूरा कोष्टक बंद। फिर से इसको सुन लीजिए कि जब हम इसको प्रमाप त्रुटि को निकालना चाहेंगे तो पूरे का अंडर रूट का चिन्ह लगाने के बाद में सिग्मा p²/2 कोष्टक में 1/n1 प्लस 1/n2 कोष्टक को बंद कर देते हैं। तो ये आपका समग्र का SD ज्ञात होने पर सूत्र रहेगा प्रमाप त्रुटि का। अब प्रमाप त्रुटि के इन डिनोमिनेशन के आधार पर n1 और n2 आपको मालूम है, दोनों न्यादर्शों का जो आकार है वो है। सिग्मा p जो है वो हमारे यूनिवर्स का प्रमाप विचलन है जो कि दिया हुआ है, ये सवाल में दिया रहेगा। देखिए नीचे एक सवाल से इसको हल करेंगे, फिर से कॉपी पेन लेंगे और सूत्र जो ऊपर लिखा हुआ है इस सूत्र को उतार लीजिए जब तक कि हम सवाल को आपके लिए पढ़ रहे हैं। देखिए कि सवाल इस प्रकार से है कि 100 और 120 आकार के दो न्यादर्श हैं। एक सैंपल का आकार 100 है, दूसरे सैंपल का आकार 120 है, यानी पहले में 100 इकाइयाँ हैं और दूसरे में 120 इकाइयाँ हैं। इन दो न्यादर्शों का जो प्रमाप विचलन है, 100 इकाइयों वाले सैंपल का प्रमाप विचलन 13.9 है और 120 आकार के न्यादर्श वाले आकार या इकाइयों का जो हमारा प्रमाप विचलन है वो 17.6 यानी 17.6 है। यदि समग्र का प्रमाप विचलन 15 हो तो बताएं कि दोनों प्रमाप विचलनों के बीच में अंतर सार्थक है या नहीं है। जब ये सवाल आपको दिया रहे इस प्रकार से, तो ऐसी स्थिति में हमें सूत्र को उतार लेना है जो ऊपर में लिखा हुआ है। देखिए सूत्र आपका है
कि दोनों प्रभाव विचलनों के बीच के अंतर बराबर सिग्मा पी बटे 2, एक कोष्ठक में 1/n1 प्लस 1/n2 कोष्ठक बंद। पूरे के पूरे जो फिगर आपको नज़र आया उसका अपन लोग क्या निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। अब देखिए कि ये बतला रहा है कि सिग्मा पी स्क्वायर यानी समग्र का प्रमाप विचलन सूत्र में दिखा हुआ है 15, प्रमाप विचलन है 15, तो 15 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। उसके बाद में जो पहला सैंपल है 1/100, दूसरा सैंपल है 1/120। इसको जब हल करते हैं तो उत्तर हमारा आता है 1.437। तो अब दोनों प्रमाप विचलनों को आपस में घटा लो। पहला प्रमाप विचलन जो है आपका 17.6, उसमें से घटाओगे 13.9, तो उत्तर आपका आएगा 3.7। अब ये जो 3.7 आपका उत्तर आया, ये हमारे प्रमाप विचलन जो ज्ञात हुआ है 1.437, इसका करीब करीब 2.58 गुना है, यानी 3 गुने से कम है। इसलिए यह अंतर जो है वो सार्थक नहीं है। तो इस प्रकार से हमने को जब समग्र ज्ञात हो तब ऐसी स्थिति में एच डी ऐसा ज्ञात करते हैं। चलिए दूसरे प्रकार का और उदाहरण एक देख लेते हैं, जिसमें जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात नहीं होगा तब किस प्रकार से अध्ययन किया जाए। यहाँ पर देखो सूत्र वही है जिसमें दोनों प्रमाप विचलनों के बीच की प्रमाप त्रुटि की गणना कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि पूरे का अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बटे 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बटे 2n2। यहाँ पर सिग्मा 1 जो है वो पहले न्यादर्श का प्रमाप विचलन है, सिग्मा 2 जो है वो दूसरे सैंपल का प्रमाप विचलन है। n1 और n2 मालूम है, दोनों जो सैंपल हैं उनका क्रमशः साइज ऑफ सैंपल है, यानी न्यादर्श का आकार है। तो इस सूत्र के आधार पर एक छोटे से सरल उदाहरण की सहायता से हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जब समग्र का एच डी ज्ञात नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कैसे प्रमाप त्रुटि की गणना की जाए। उदाहरण है, कॉपी पेन में लिखिएगा कि जब निम्न आंकड़ों से परीक्षण करते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रमाप विचलनों का अंतर सार्थक है या नहीं। आंकड़े दिए हुए हैं, n1 बराबर 500, n2 बराबर 1000, सिग्मा 1 बराबर 10 और सिग्मा 2 बराबर 12। इस सूत्र में जब मान भरते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए सिग्मा 1 स्क्वायर आपका दिया हुआ है, सिग्मा 1 है 10, 10 का वर्ग बटे 2n1 दिया हुआ है 500, तो 2 गुणित 500 प्लस सिग्मा 2 जो आपका दिया है 12, इसका वर्ग है 12 गुणित 12, और जो 2n2 है उसमें 2 गुणित 1000। जब इस प्रकार से हल करते हैं उत्तर आता है 0.415। और इस प्रमाप विचलनों का अब अंतर निकालेंगे। पहले सैंपल का प्रमाप विचलन आपने देखा है 12, दूसरे प्रमाप विचलन का अंतर जो है वो 10, तो 12 ऋण 10 करोगे तो उत्तर आएगा 2। और हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है वो आपने निकाला है 0.415। तो यहाँ पर जब इसको देखोगे तो प्रमाप विचलनों का जो अंतर है 2, ये हमारे स्टैंडर्ड एरर का 5 गुना है, यानी 3 गुने से ज़्यादा है। इसलिए यह अंतर सार्थक है और परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो जो पहला पार्ट आपने जब देखा था तो उस पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि जो सार्थकता परीक्षण जब बड़े न्यायाधीशों का किया जाता है तो समंक चूँकि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गणनात्मक समंक, क्वांटिटेटिव डेटा जिसको कहा जाता है, जिसकी गणना की जा सकती, जैसे आयु इत्यादि, वजन है, आयु है, इसकी गणना अंकों में की जा सकती है। परंतु कुछ ऐसे समंक होते हैं जिनको कि आप गणना नहीं कर सकते और उनकी संख्यात्मक माप संभव नहीं होती। तो गुण समंक ऐसे समंक या ऐसे तथ्य होते हैं
जिनकी संख्यात्मक माप संभव नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जो गुणों की उपस्थिति है और गुणों की अनुपस्थिति है, तो इसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। तो ऐसे जो गुण समंक है उसमें सार्थकता परीक्षण किस प्रकार से किया जाए, अब हमारे सामने में यह प्रश्न पैदा होता है। तो यहाँ पर हम आपको बतलाते हैं कि किस प्रकार से गुण समंकों की सार्थकता का परीक्षण किया जाता है। अब आप देखिए कि मैंने आपको बतलाया कि गुण की उपस्थिति, जैसे रोजगार, यदि एक हमारे पास में सैंपल है या एक न्यादर्श है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजगार युक्त हैं, तो रोजगार को हम जब संकेत अक्षर में कहेंगे तो मान लो कैपिटल ए कहा उसको। तो ऐसी स्थिति में उसी सैंपल में जो बचे हुए लोग हैं वे बेरोजगार हैं, तो इसको हम कहेंगे स्मॉल ए। तो गुण की उपस्थिति यानी रोजगार का होना कैपिटल ए, और उस गुण की अनुपस्थिति यानी बेरोजगार होना स्मॉल ए। इस प्रकार से आप समझ गए कि इसको जब संकेताक्षर में कहेंगे तो गुण की उपस्थिति को कैपिटल ए और उसके गुण की अनुपस्थिति को स्मॉल ए के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो गुण समंकों का जब सार्थकता परीक्षण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी समग्र से हम रैंडम सैंपल जिस भी विधि से आप, यानी टिपेट का नंबर हो, रजिस्टर में अंकित किया हुआ हो, चिट निकाल करके, ड्रम चला करके, किसी भी विधि से न्यादर्श का चुनाव जब कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उस गुण की उपस्थिति, जैसे इस उदाहरण में रोजगार को मैंने लिया था, तो उस गुण की उपस्थिति का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं और जो प्रमाप त्रुटि अभी गणना करेंगे हम उसकी सहायता से रोजगार के अनुपात की सीमाएं ज्ञात कर लेते हैं। अब जो न्यादर्श है उसकी अनुपात और समग्र अनुपात की आपस में तुलना की जाती है और ये ज्ञात कर लेते हैं कि इन दोनों अनुपातों के बीच में जो अंतर देख रहे हैं ये अंतर सार्थक है या अंतर सार्थक नहीं है। तो गुणात्मक आधार पर जो समंक है उस समंकों के बारे में समग्र के न्यादर्श में संकेताक्षर किस प्रकार से हैं इसको हम देखेंगे। तो गुणात्मक आधार पर समग्र के न्यादर्श में संकेताक्षर कौन से होंगे, जो यूनिवर्स है उसी में से जो सैंपल लिया गया है उनके संकेताक्षर यानी डिनोमिनेशंस क्या क्या है, इसको हम गुणात्मक आधार पर गणना करते हैं। अब देखिए जो गुणात्मक न्यादर्श या सैंपल हैं उसमें सार्थकता का परीक्षण करना है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, द्विपद वितरण, इस पर आधारित एक प्रकार का अध्ययन यही है। और इस अध्ययन को करने के लिए हम जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है उसी गुणधर्म को अपनाते हैं। और जब इकाइयों की संख्या अत्यधिक है इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सैंपल है, कोई असामान्य डिस्ट्रीब्यूशन वाला सैंपल नहीं है। तो इस मान्यता को मानते हुए हम इस बात को सिद्ध करेंगे। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि समग्र से मान लो यूनिवर्स कोई है 5000 यूनिट का, उसमें से एक सैंपल आपने ले लिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम समग्र से जो न्यादर्श या सैंपल लिया गया है उनकी कुल इकाइयों को हम घटना कह देते हैं। घटना यानी इवेंट। प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा कि घटना को अंग्रेजी पर्यायवाची इवेंट है। तो सैंपल की जो कुल संख्याएं हैं वो कुल घटनाएं हैं, इसलिए हम सैंपल की इकाइयों को घटना कहते हैं। अब घटनाओं की कुल संख्या को, जो सांख्यिकी इकाइयाँ हैं वो इकाइयाँ एक एक घटनाएं हैं, इसलिए यदि इकाई स्मॉल n है तो ऐसी स्थिति में घटनाओं की संख्या भी स्मॉल n होगी। तो ये घटना और इकाई एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इस बात को याद रखिएगा। देखिए गुणात्मक समंकों में कि जब गुण a की उपस्थिति है तो गुण a की उपस्थिति को मान लो हम सफलता मान लेते हैं, तो ये है स्मॉल p।
तो गुण ए की अनुपस्थिति को हम असफलता मानेंगे, जिसको स्मॉल q से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो p प्लस q यानी एक सैंपल में जितने रोजगार प्राप्त लोग हैं धन जितने बेरोजगार लोग हैं। तो यदि इसको हम व्यक्त करेंगे तो सूत्र के रूप में ये होगा कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, है ना। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि कुल समग्र जो हमारा सैंपल का टोटल है उसको स्मॉल n के द्वारा दर्शाया, और यूनिवर्स का जो टोटल है उसको हम कैपिटल N के संकेताक्षर से दर्शाते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने में रखते हैं। इस उदाहरण के जरिए आप आसानी से गणना कर सकेंगे। तो एक पेन और कलम उठा लो और इस उदाहरण को सुनते भी जाओ और इसको लिखो। एक यूनिवर्स है या एक समग्र है जिसका आकार 5000 लोग हैं। अब इन 5000 लोगों में से 500 लोगों को रैंडम सैंपल विधि से चुन करके एक सैंपल बनाया गया 500 लोगों का। तो 5000 लोगों में से 500 लोगों का जो सैंपल तैयार किया गया, इसमें देखा गया तो 400 लोग ऐसे थे जिनको रोज़गार प्राप्त था और 100 लोग ऐसे थे जो कि बेरोजगार थे। तो ऐसी स्थिति को यदि आप संकेताक्षर के जरिए आपको दर्शाना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में 5000 लोग हैं तो कुल समग्र की इकाइयाँ यानी कैपिटल N कितना है 5000, यहाँ लिखा है। सैंपल कितने लोगों का चुना गया है 500 लोगों का, तो स्मॉल n बराबर क्या है 500। अब 400 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को रोजगार प्राप्त है, तो उसको यहाँ पर हम A के द्वारा दर्शा देते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। तो जो बेरोजगार लोग हैं जिनकी संख्या 100 है, तो इनको यहाँ पर शो करने के लिए मैं स्मॉल a बार इस शब्द का प्रयोग कर लेता हूँ। तो ये जो है आपका ये a बार है, ठीक है। अब आपने देखा कि ऊपर में जो उदाहरण में मैंने आपको बतलाया था कि यहाँ पर आपको अनुपात निकालना है, यानी सफलता और असफलता को निकालना है। तो अनुपात निकाला जाता है, यानी सफलता यानी रोजगार प्राप्त लोगों का अनुपात, है ना, और असफलता यानी बेरोजगार लोगों का अनुपात। तो यहाँ पर अब हमें सफल लोग का अनुपात निकालना है, यानी स्मॉल p निकालना है। तो इसके लिए स्मॉल p बराबर a/n, यानी 400 बटे साइज आप जो है सैंपल आपका 500 है तो 400/500, उत्तर आएगा 0.8। तो जो आपका स्मॉल p है वो कितना आया 0.8 आया। अब बेरोजगारों का अनुपात निकालना है तो q निकालोगे, और ऐसी स्थिति में a बार बटे n ये आप लिखेंगे। a बार है 100 और n का साइज वही है 500, निकालोगे तो आएगा 0.2। अब आपको मालूम है कि p प्लस क्यू बराबर 1 होता है, ऊपर मैंने आपको समझाया ना। तो p प्लस क्यू बराबर 1, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 0.8 प्लस 0.2 बराबर 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से गुणात्मक आधार पर जो है हम यदि कोई उदाहरण है उसका संकेताक्षरों के जरिए यदि दर्शाना हो तो इस प्रकार से उसको दर्शाया जा सकता है। तो टिप्पणी के तौर पे कई बार आता है कि गुणात्मक समंकों का जो सार्थकता परीक्षण है उसके स्टेप्स को समझाइए। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको संकेताक्षर बतलाया है उनको ज़रूर वहाँ पर नोट कीजिए, और आगे आप जो मैं बतला रहा हूँ इसको भी वहाँ पर शॉर्ट में इस बात को ज़रूर बतला देंगे। वैसे हमारी कोशिश यही है कि हम आपको इसको शॉर्ट में ही इस बात को समझाएं, जिससे कि आप सरल तरीके से इसको समझ सकें। गुणात्मक समंकों का जब हम सरल निदर्शन करते हैं यानी सिंपल सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट जब किया जाता है तो उसकी 2 शर्तें होती हैं। यहाँ पर गुणात्मक समंकों के सरल निदर्शन की कौन कौन सी शर्तें हैं, कई बार शॉर्ट नोट्स में ये पूछा जाता है, या शॉर्ट आंसर टाइप जो आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं उसमें आता है कि उसकी शर्तों को बताइए। गुणात्मक समंकों के सरल निदर्शन की शर्तें बताइए।
ठीक है, गिव कंडीशन ऑफ सिंपल सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट। तो इसमें दो ही शर्त हैं। पहली शर्त यह है कि सफलता की संभावना के लिए p का स्थिर होना आवश्यक है और सभी सैंपलों के लिए हमारी जो सफलता की संभावना है वो एक समान होनी चाहिए। ये पहली शर्त है। दूसरी बात, यदि हम सफलता या असफलता की गणना करना चाहते हैं तो सफलता या असफलता के अवसर आपस में स्वतंत्र होना चाहिए। यानी एक ही का इकाई सफल और असफल दोनों नहीं हो सकती। यदि कोई इकाई सफल है तो उसे अलग होना चाहिए, असफल इकाइयों को उससे अलग होना चाहिए। तो दोनों जो इकाइयाँ हैं वो आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए। अब जब हमारे सामने में ये जो शर्तें हैं, ये शर्तें आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में माध्य और प्रमाप विचलन, यानी जब हम किसी यूनिवर्स का माध्य निकालते हैं उसको म्यू के जरिए दर्शाया जाता है। किसके जरिए? म्यू। और प्रमाप विचलन के लिए वही संकेताक्षर है जो सिग्मा आप यूज़ करते हैं। तो सूत्र इसका होगा म्यू इज इक्वल टू एन पी। आप जानते हैं म्यू यानी समांतर माध्य, एन मतलब जो सैंपल है उस सैंपल या इकाइयों की संख्या यानी घटना की संख्या, और पी आपका क्या है? पी है सफलता का प्रतिशत, है ना। और जो विचरण आपका है सिग्मा स्क्वायर जिसे कहा जाता है, जब उसकी गणना करना हो तो उसके लिए एन, पी और क्यू ये तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं। यानी एन का मतलब है साइज ऑफ सैंपल, एन, पी जो आपका है वो सफलता का अनुपात, और क्यू जो है वो आपका है असफलता का अनुपात। इसको यदि आप आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जो प्रमाप त्रुटि है वो किसके लिए निकल जाएगी? विचरण के लिए निकलेगी। यदि एच डी की प्रमाप त्रुटि आपको निकालने की है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? एन उसका गुणा सफलता और असफलता, ये दोनों अनुपातों के साथ में आपस में गुणा करके इकाइयों की संख्या का गुणा करते हैं और अंडर रूट निकाल करके जो भी मान आता है वो इसकी प्रमाप त्रुटि होती है। तो इस प्रकार की गणना की प्रक्रिया बड़ी सरल है और इसमें गुणात्मक जो समंक होते हैं उसमें आपको 3 मान ऑटोमेटिकली दिए हुए रहते हैं। यदि पुराने जो पीछे का सैंपल आपको उदाहरण के तौर पे बतलाया गया है, पिछले उदाहरण के आधार पर आप स्वयं कार्य करके माध्य और प्रमाप विचलन इन दोनों का आप प्रमाप त्रुटि गुणात्मक समंकों के लिए ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर एन भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है और क्यू भी दिया हुआ है। इस प्रकार से आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आप समांतर माध्य की प्रमाप त्रुटि, विचरण यानी सीवी की प्रमाप त्रुटि और प्रमाप विचलन की प्रमाप त्रुटि आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण पीछे दिया हुआ है, उसको हल करके देखेंगे। अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गुणात्मक समंक हैं, ये गुणात्मक समंक निदर्शन में सार्थकता परीक्षण, यानी जब कभी भी प्रमाप त्रुटि की गणना की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो वास्तविक आवृत्ति है उसमें से प्रत्याशित आवृत्ति को घटाया जाता है। तो वास्तविक आवृत्ति माइनस प्रत्याशित आवृत्ति मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एस्टिमेटेड जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच के अंतर को इन्हीं दोनों की सार्थकता की परीक्षा की जाती है। तो जब कभी भी गुणात्मक समंक हमारे सामने में आते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है F0 उसमें से घटाएंगे एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी यानी FE, और ये यदि स्टैंडर्ड एरर के 3 गुने से ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे कि अंतर सार्थक है। और यदि ये जो F0 माइनस FE आपने किया है ये स्टैंडर्ड एरर के 3 गुने से कम है तो ऐसी स्थिति में अंतर सार्थक नहीं, ये माना जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको सार्थकता परीक्षण लार्ज जो आपकी क्वांटिटी के सैंपल हैं उनके लिए बतलाया। आशा है यह
प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।